हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो 11th क्लास है उसमें जो हमारा चैप्टर चला हुआ है संविधान क्यों और कैसे, जो हमारी पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, उसका जो चैप्टर चला हुआ है इसके हम अंतिम पड़ाव पे हैं। हालांकि हमने पूरा चैप्टर इसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा, मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें अच्छे से कवर करा दिया है तो तुमने याद भी किया होगा। साथ साथ इसका जो अगला पॉइंट हमारे है वो है उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। उद्देश्य प्रस्ताव हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, भारतीय संविधान के उद्देश्य का। उद्देश्य यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए, तो ये हमने सारा उसमें अध्ययन किया था। वो पूरी प्रस्तावना हमने डिटेल में समझी थी, उसके एक एक शब्द को हमने तुम्हें समझाया था। उसके बाद जो उसके उद्देश्य हैं, हमारी प्रस्तावना को लिखने का उद्देश्य जो है, उसके प्रमुख बिंदु जो हैं वो मैं तुम्हें आज यहाँ समझा रही हूँ कि उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो पहला, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1947 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था और वो अधीन था अंग्रेजों के, लेकिन 1947 के बाद भारत के पास अपनी प्रभुसत्ता आ गई और वो एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। अभी हमें पता है कि 15 अगस्त भी आ रही है कि हमें 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस होगा? ये 75वां होगा हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो ये जो है हमें कब मिला? 1947 को। तो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में यही बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र है। तो कैसा राष्ट्र है? संप्रभु गणराज्य है। गणराज्य का मैंने तुमसे भी समझा दिया था कि हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, वो वंश से न चल करके वो जनता के द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? गणराज्य। तो इसके बाद अगला जो हमारा इसका उद्देश्य है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो इन सब के मिलकर के 28 राज्यों को मिलाकर के, या उस समय जो हमारे थे जब हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारे कितने राज्य थे? उस समय हमारे 14 राज्य थे। तो उन 14 राज्यों को मिलाकर के और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया और भारत इनका एक संघ होगा। उस समय ये कहा गया, लेकिन वर्तमान में हमारे कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। अब हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य। इन सबको मिलकर के क्या होगा? भारत एक संघ का रूप लेगा। अगला, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, यानी कि संघ की जो शक्तियां हैं उनको मिली हुई होंगी। स्वायत्त होगा अपने क्षेत्र में, संघ की इकाइयां जो है, राज्य जो है अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे और उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा और वो उन पर कानून बनाएगी जिन पर केंद्र सरकार ने उनको दे रखा है। केंद्र सरकार जिन पर कानून नहीं बनाती है, तो ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगी। अपना क्षेत्र का साम्राज्य, अपने क्षेत्र का जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से स्वयं चला सकते हैं, स्वयं चलाएंगे जब तक कि भारत की एकता और अखंडता को किसी प्रकार का खतरा ना हो। लेकिन अगर ऐसा खतरा होता है तो केंद्र सरकार या इनकी शक्तियां छीन सकता है, परंतु जब तक अपने सही तरीके से कार्य करती है संघ की इकाइयां, तो अपने क्षेत्र में क्या है? ये स्वतंत्र हैं। अपने यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था ये लागू कर सकती है, इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। ये उन पर कानून बनाएंगी जिन पर केंद्र कानून नहीं बनाता। उन शक्तियों पर केंद्र, हमें पता है हमारे जो शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियों में किया गया है। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके अलावा एक और है अवशिष्ट शक्तियां। तो जो राज्य सूची के विषय है, इन पर ये संघ इकाइयां कानून बनाएंगे राज्य सूची के विषयों पर
कानून बनाने की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता किनके पास है? राज्यों की इकाइयों के पास। अगला है संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता होगी। हमने शुरुआत में ही पढ़ा, हमारा उद्देश्य जो है, उद्देशिका की जो पहली लाइन ही है वो क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यानी कि कहने का मतलब है संविधान को जो शक्तियां मिली हुई है, जो पावर मिली हुई है, वो किसने दी? जब भारतीय जनता ने दी, भारत के लोगों ने दी। तो शक्ति का स्रोत कौन हुआ? भारत की जनता। जब तक भारत के हित की जनता के हित में काम होगा, संविधान सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। अगर उसने जनता के खिलाफ काम किया या ऐसा कुछ कार्य किया तो उसको निरस्त किया जा सकता है। तो संविधान की जो समस्त शक्तियां हैं उनका स्रोत क्या है? भारत की जनता। अगला हमारा है भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। सामाजिक रूप से सभी को समानता का अधिकार, सभी को न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। समाज में किसी से भी किसी भी प्रकार का छुआछूत या ऐसी कोई असमानता नहीं दिखाई जा सकती। सभी को न्याय मिलेगा, कोई छोटा गरीब अमीर नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे। किसकी नजर में? संविधान की नजर में, न्याय की नजर में, कानून की नजर में। आर्थिक रूप से सभी को अपनी आजीविका चलाने का या अपने आजीविका का जरिया खोजने की स्वतंत्रता होगी, न्याय होगी। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीति में आने के लिए प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार होंगे, जबकि वो वयस्क होने के बाद, हमें पता है वयस्क होने के बाद वो क्या डाल सकता है? वोट डाल सकता है। और वयस्क की भारत में कितनी आयु दी गई है? 18 वर्ष। उसके बाद वो हमें पता है कि 25 साल के बाद, 25 साल का जब व्यक्ति हो जाता है, नागरिक हो जाता है, तो वो लोकसभा इलेक्शन भी लड़ सकता है। लेकिन अगर 30 साल का होता है, 30 साल के होने पर वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस प्रकार हमारे जो है, हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं 25 साल की उम्र में। तो ये स्थिति हमारी व्यवस्थाएं संविधान में लिखी हुई है। तो राजनीतिक रूप से सबको न्याय मिलेगा, किसी से भी, किसी भी भारत के नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे उद्देशिका प्रस्ताव में दिया गया है। अगला है कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। सभी को समानता होगी, कानून से कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, किसी कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं। जिसने जो गलती की है उसको सजा मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और प्रतिष्ठा, हर नागरिक की अपनी प्रतिष्ठा होती है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसकी प्रतिष्ठा को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अवसर की क्षमता, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलना चाहिए, उसको उस चीज अपनी बुद्धि का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। तो अवसर की क्षमता भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के जो अपने खुद का विकास करना है, खुद का अवसर जो है देना है, वो भारतीय संविधान देगा। तो अवसर की क्षमता और प्रतिष्ठा होगी। भाषण, अभिव्यक्ति, यानी कि हर व्यक्ति को भाषण देने की, अपने स्पीच देने की, लोगों को प्रभावित करने की पावर है, अधिकार है। उसको अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने का भी अधिकार है, जब तक कि वो किसी को चोट ना पहुंचाए। हमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी अभिव्यक्ति किसी सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए उसको जाहिर करें, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक उसको देश में हित है तब तक हम उसको अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। अगर अहित होता है अपने देश का या किसी नागरिक का, तो वहां स्टॉप लग सकता है। विश्वास, हम किसी भी विश्वास, किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, ये हमारी खुद की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, हमारी खुद की स्वतंत्रता। किसी भी उपासना पद्धति को हम ले सकते हैं और कोई भी व्यवसाय हम अपना सकते हैं, ये हमारी स्वयं की स्वतंत्रता होगी। ये हमारे उद्देशिका में है।
अगला, दलित व पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा। हमें पता है भारतीय समाज जो पुरातन समय से चला रहा है, हम देखते सिंधु घाटी सभ्यता या हम वैदिक सभ्यता में देखते हैं, तब तक तो हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत ही तरीके से चली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में आए और फिर बाद में तो ये जो अंग्रेज आए, इन्होंने फूट डालो और राज करो की स्थिति से भारतीय समाज में जो कटुता ला दी, छोटे बड़े अमीर गरीब और समाज में जाति बिरादरी को लेकर के जो भावना पैदा कर दी, उसके आधार पर भारतीय समाज में कुछ असमानताएं आ गई थी। लेकिन 1947 के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसने दलित और पिछड़े लोगों के लिए एक समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण की का कारण ये अपना विकास कर सकते हैं, उनको पूरा अवसर दिया जाएगा। अगला है गण राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि भारत जो एक देश है, एक राष्ट्र है, उसकी अखंडता को प्राथमिकता दी गई है। भारत की अखंडता के सामने किसी से भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा। अगर इसकी अखंडता को कोई भी चोट पहुंचाता है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये इसकी क्षेत्रीय अखंडता की व्यवस्था की गई है। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए योगदान। हम जानते हैं भारतीय समाज जो है, हम कह सकते हैं शुरू से ही कैसे चल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व मेरा घर है, विश्व में शांति होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत ने आज तक किसी भी देश पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया और ये विश्व में जो शांति है उसकी स्थापना का पक्षधर रहा है। हमें पता है 1947 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, 1945 में किसकी, यूएनओ की स्थापना जब हुई, उस समय भारत स्वतंत्र था नहीं था, लेकिन इसने इसकी स्थापना में पुरजोर कोशिश की और इसकी स्थापना करवाई। तो यहाँ मानव कल्याण के लिए योगदान। भारत हर मानव के कल्याण का कार्य करना चाहता है, विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है। हमें याद होंगे पंचशील सिद्धांत, याद है पंचशील सिद्धांत, जो हमारे 5 सिद्धांत हैं, उन पर भारत की विदेश नीति कार्य करती है। भारत की विदेश नीति इन 5 सिद्धांतों पर ही काम करती है कि हम किसी देश की अखंडता को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, किसी देश पर कब्जा नहीं करेंगे, सबसे प्रेम की भावना से रहेंगे, सौहार्द की भावना से रहेंगे। ऐसे हमारे 5 सिद्धांत हैं जिनकी भारत की विदेश नीति है। भारतीय विदेश नीति इस प्रकार ये करेगी। तो ये हमारे संविधान में दिए गए हैं, संविधान की उद्देशिका में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इनको अच्छे से याद करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, क्योंकि भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ये विभिन्न देशों के संविधानों की नकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो लिखा गया वो विभिन्न देशों के संविधानों को अध्ययन तो किया गया, अध्ययन करके उन बातों को सम्मिलित करने की कोशिश की गई जो हमारे देश के वातावरण के या हमारे समाज के अनुकूल हो। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि उन सारी बातों को ऐसे के ऐसे नहीं लिया गया, उनमें कुछ सुधार करके हमारे भारतीय समाज के अनुसार, भारत के नागरिकों के अनुसार जो सुटेबल हो सकता है, जो सुधार हो सकता है, वो सुधार करने के बाद हमने हमारे संविधान में उसको लिखा। इसलिए विभिन्न देशों के संविधानों से हमने प्रावधान तो लिए, लेकिन इनको वहां के संविधान के जैसे कि तैसा हमने हमारे संविधान में नहीं लिखा, उनमें कुछ सुधार करके लिखा। तो आज हम एक बार ये देखते हैं कि विभिन्न कौन कौन से देशों से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ था और वहाँ के संसदात्मक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने यहीं से शिक्षा ली थी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था भी कोई होती है, जनता के भी कोई अधिकार होते हैं। तो यहाँ हमने इस संविधान से लिया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का आधार।
हमें पता है भारत में चुनाव होते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होता है, विजित घोषित होता है। तो ये जो प्रावधान हमारा है हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था हमारे अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है, हमारे संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक हमारे संसद है, संसद के दो सदन सबको याद ही होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि निम्न सदन, जनता का सदन, निम्न सदन कह सकते हैं हम इसको, जनता का सदन भी कह सकते हैं, और राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है। तो संसद के दो सदन हैं और उन दो सदनों के आधार पर ही कानून का निर्माण किया जाता है, जो लोकसभा में पारित होता है फिर राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में पारित होने के बाद वो कानून राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको साइन करता है। राज्यसभा में जो कानून आता है यहाँ से पारित होने के बाद लोकसभा में जाता है। तो संसद मिलकर के कार्य करती है, दोनों सदन मिलकर के कार्य करते हैं। ये व्यवस्था जो है हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा, कानूनों का शासन, जो भारत में पहले किसी राजा महाराजा का शासन चलता था, फिर तानाशाह सरकारों का शासन चलता था, लेकिन जो वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी शासन व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है। कानून का शासन है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा हो सकती है। विधायिका में अध्यक्ष का पद, विधान पालिका या विधायिका में जो संसदीय सदन है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जो अध्यक्ष का पद है, लोकसभा का जो अध्यक्ष कहलाता है, स्पीकर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पीकर। ये जो अध्यक्ष पद है या राज्यसभा में अध्यक्ष का पद है, ये जो पद की व्यवस्था है हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अगला, कानून निर्माण की विधि। जो कानून निर्माण किया जाता है पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा, या पहले राज्यसभा में पारित होगा, फिर लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर कानून बनेगा। ये जो सारी व्यवस्था है हमने कहाँ से ली, विधि निर्माण की व्यवस्था, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सामने ब्रिटिश का शासन था, उसकी जो संसदीय व्यवस्था थी, उसका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो हम पर सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुई। अगला हम दूसरा जो देखते हैं, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं मूल अधिकार। ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वो हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से। और इसके बाद हमें न्यायिक पुनरावलोकन, हमारे पास सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका अगर कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उनके लिए क्या करेगी, न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। या कोई किसी मैटर पर फैसला दिया गया हो और लगता है कि ये फैसला सही नहीं हुआ तो इसका वापस से पुनरावलोकन करेगी न्यायपालिका। तो जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली, अमेरिका के संविधान से। अगला जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत में 3 अंग सरकार के और सभी स्वतंत्र है, परंतु न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र है, इसी पर किसी का भी दबाव नहीं है। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था ली गई है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली, क्योंकि न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वो नागरिकों को न्याय कैसे दिलाएगी। तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली, अमेरिका के संविधान से। अगला जो है हमारा आयरलैंड का संविधान, यहाँ से भी हमने एक बहुत अच्छी व्यवस्था ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक राज्य को कैसा राज्य बनाते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। कैसा, लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। हमारे नीति निर्देशक तत्व मानते हैं, मौलिक अधिकार हमें हमारी स्वतंत्रता दिलाते हैं, हमारे अधिकार दिलाते हैं। मूल कर्तव्य
हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, अपने देश के प्रति हमें वफादार बनने के या अच्छा नागरिक बनने का कर्तव्य सिखाते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है, सरकार को निर्देश दिया जाता है कि सरकार अपनी जनता की भलाई के लिए, अपनी जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये हमने किस देश से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। अगला, फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, हमने फ्रांस की स्वतंत्रता क्रांति देखी थी, 10वीं में हमने पढ़ी होगी। फ्रांस का स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें 3 बिंदुओं को महत्व दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुता। ये 3 शब्द जो हैं, ये फ्रांस की क्रांति के आधारभूत रहे और इन्हीं के आधार पर फ्रांस की क्रांति लड़ी गई। और अंत में जब फ्रांस स्वतंत्र हुआ या उसकी सरकार बनी या फ्रांस का जो राजाओं का शासन था वो समाप्त हुआ, उसके बाद उनके संविधान में इन 3 शब्दों को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई। और भारत ने क्या किया? भारत ने इन तीनों शब्दों को अपने संविधान में सम्मिलित किया। उसके बाद लास्ट जो हम देखते हैं, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने ली अर्ध संघात्मक व्यवस्था। हमें पता है, एक तो संघात्मक व्यवस्था होती है, एक तो कैसी? संघात्मक व्यवस्था। एक मिनट, संघात्मक व्यवस्था, एक अर्ध संघात्मक। एक मिनट, संघात्मक, तो अर्ध संघात्मक और एक एकात्मक। जो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, ना तो केंद्र ज्यादा मजबूत होगा ना राज्य। अगर राज्य को स्वतंत्रता दी जाएगी, अगर वो देश के खिलाफ जाता है या कोई ऐसा कार्य करता है, तो केंद्र को मजबूत बनाया गया है, केंद्र उसकी शक्तियों को जब्त कर सकता है। ये हमने फ्रांस के संविधान कनाडा के संविधान से लिया। और अवशिष्ट शक्तियां, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था, जो हमारी शक्तियों का विभाजन है 3 सूचियों में कर रखा है। उसके अलावा जो एक और सूची बचती है, अवशिष्ट शक्तियां, वो हमने कहाँ के संविधान से ली? कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां, तो ये हमने विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान लिया है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे समाप्त होता है, अगले चैप्टर के मैं आगे तुम्हें समझाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।